नमस्कार। आप सभी का मेरे एनएम टॉक्स चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पार्ट 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं जगदीश चंद्र द्वारा लिखित कविता पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आइए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जगदीश गुप्त जी की मैंने फ़ोटो स्क्रीन पर डाल दी है। आप देखकर समझ जाएंगे कि जगदीश गुप्त जी किस प्रकार से दिखते थे। अब किसी भी कविता को पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि रचनाकार के व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में जान लें। मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर हम कविता रचने वाले के जीवन को जान लेंगे तो उनके कविता के भावार्थ को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। आइए डॉक्टर जगदीश गुप्त का जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1924 को हुआ था। जन्म स्थान हरदोई जिला उत्तर प्रदेश शहादाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 मई 2001 को हुआ था। पिता का नाम श्री शिव प्रसाद गुप्त। श्री शिव प्रसाद गुप्त जी पेशे से जमींदार तथा सनातन संस्कृति को मानने वाले थे। माता श्रीमती रामा देवी। श्रीमती रामा देवी जी लोक कथाओं, लोकगीत, दोहे, भजन लिखा करती थी और गाया भी करती थी। इनकी पत्नी सौभाग्यवती गुप्ता। आइए इनकी शिक्षा के बारे में हम जान लेते हैं। इनकी शिक्षा जो है वो एक जगह पर नहीं हुई है, क्योंकि जब ये 6वीं में थे उसी समय इनके पिता का देहांत हो गया था। तो उस समय 6वीं इन्होंने शहादाबाद से किया। इसके उपरांत देहरादून, सीतापुर, मुरादाबाद और प्रयाग से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण की। इन्होंने BA, MA और DPhil की उपाधि प्राप्त की है। चित्रकला और संस्कृत से इन्होंने डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। आइए इनके कार्यरत को देख लेते हैं। 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक पद पर ये रहे हैं। अब इनका हम देख लेते हैं कि साहित्यिक क्षेत्र में इनका स्थान कैसा है, किस प्रकार की रचना करते थे। ये कवि भी थे, गद्यकार और आलोचक भी थे। इनकी प्रमुख रचना को हम देख लेते हैं। नाव के पाव काव्य संग्रह है, जो सच हम नहीं सच तुम नहीं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये नाव के पाव काव्य संग्रह से ही लिया गया है। शंभु खंड काव्य है। आदित्य, एकांत, हिमवृंत, शब्ददंश, युग्म, गोपा, गौतम, बुद्धि वृक्ष, नई कविता, जहाँ से नई कविता के नाम से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। तो नई कविता स्वरूप और समस्याएं, प्रागैतिक, ऐतिहासिक, भारतीय चित्रकला व भारतीय कला के पद चिन्ह है, ये इनकी प्रमुख रचना है। विशेष रुचि इन्हें क्या था? चित्रकला। ऐसा कहा जाता है कि चित्रकला और संस्कृत के इन्होंने जब डिप्लोमा प्राप्त किया था तो अपनी इसी शिक्षा का काफ़ी खर्च महादेवी सहित तमाम वरिष्ठ साहित्यकारों की पुस्तकों के कवर डिज़ाइन से प्राप्त की, और अपनी शिक्षा में जो खर्च लगा उन्होंने इसी से ही उसका उपयोग किया था। आइए हम देख लेते हैं कि इन्हें क्या सम्मान प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश से साहित्य अकादमिक, भारत भारती पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। 1997 में इनका अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया गया था। ये ब्रज साहित्य मंडल उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा सम्मानित भी हुए हैं। तो ये है हमारे जगदीश गुप्त जी का जीवन परिचय, जो साहित्य जगत में नई कविता के नाम से इनका नाम हमेशा अग्रणी रहेगा। जब भी नई कविता साहित्य जगत में बोली जाएगी तब उस समय जगदीश गुप्त जी के नाम को ज़रूर याद किया जाएगा। आइए अब हम विधा परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर गुप्त इलाहाबाद में ही केंद्रित रहे। डॉक्टर गुप्त परिमल संस्था से जब जुड़े तब उस समय बेटा उत्तर छायावाद और प्रगतिवाद का दौर चल रहा था। डॉक्टर गुप्त ने इस काव्यधारा में एक नए परिवर्तन का आगमन किया। उन्होंने डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के साथ नई कविता नामक पत्रिका की शुरुआत की। उसी क्षण से, उसी समय से नई कविता का आगमन साहित्य जगत में हुआ। नई कविता का संस्कार इसी पत्रिका के माध्यम से हुआ। बाद में नई कविता के 3 खंड हुए। जगदीश गुप्त,
रामस्वरूप चतुर्वेदी व विजयदेव नारायण शाही के संपादक में ये कविता यानी नई कविता पत्रिका प्रकाशित होने लगी। तो ये है विधा परिचय। इस कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से, मुसीबतों से डर कर कभी ना झुके, ना रुके, परिस्थितियों से हार न माने। राह में फिर चाहे उसे फूल मिले या कांटे मिले, वह चलना सीखते रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। लीक का यहाँ तात्पर्य है रेखाएं। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह में भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे, स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। इस कविता में भी कवि यही बताना चाहते हैं कि आपको अपनी लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। अब इस संघर्ष को करने में अगर आपके रास्ते में, आपके मार्ग में बाधाएं आए या आपको कोई डराए, तो आप अपने आप को कमज़ोर ना महसूस करें, आप भयभीत ना होएं, बल्कि आप अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर बढ़ते हुए चले जाएं। यही जीवन की वास्तविकता है और यही जीवन का संघर्ष भी है। अब आप अपने स्क्रीन पर कविता देख रहे होंगे। चलिए मैं जगदीश गुप्त जी द्वारा लिखी कविता पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। आप ध्यान दीजिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हट कर जिए, संघर्ष से हट कर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झर कर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बहुत सुंदर कविता जगदीश जी ने लिखी है। आइए इसके भावार्थ को समझे। मैंने यहाँ पर शब्दार्थ दे दिए हैं, आप देख रहे होंगे तो लाल कलर से मैंने शब्दार्थ लिख दिए हैं। जब आप कविता को पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में काफ़ी सहायता मिलेगी और समझ में भी आएगा कि कविता में क्या बताने जा रहा है आपको। आइए हम भावार्थ देख लेते हैं। कवि गुप्त जी इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि संसार में वास्तविक सच हम भी नहीं हैं और तुम भी नहीं। यहाँ हम जो है ये बहुवचन है, इसका एक वचन मैं होता है। तो कवि मैं को संबोधित ना करते हुए हम सभी के लिए कह रहे हैं कि संसार में ये वास्तविक चीज़ है कि हम और तुम में कुछ नहीं रखा है। क्या है वास्तविक जीवन, आइए देखते हैं। संसार के सच का वास्तविक रूप तो जीवन में आने वाले संघर्ष है। बहुत सही कहा है कि जीवन की सच्चाई अगर देखें ना तो आने वाला संघर्ष है कि तुम अपने लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, निरंतर तुम कैसे आगे बढ़कर अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सकते हो। जीवन में कठिनाइयों को देखकर अगर डर कर पीछे हट गए तो ऐसा जीवन जीकर भी उसे जीने का नाम नहीं दिया जा सकता। कवि कह रहे हैं कि अगर कठिनाइयों को देखकर तुम अपने पैर पीछे कर लेते हो, तुम हट जाते हो, तो ऐसा जीवन जीकर तुम क्या करोगे कि तुम जो मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हो, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या नहीं कर सकते हो। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। संघर्षों को देख जो भयभीत और कमजोर पड़ जाता है, जो मनुष्य ये देखता है कि मेरे समक्ष मुश्किलें हैं, वो कमज़ोर पड़ जाता है। जो मनुष्य कठिनाइयों के सम्मुख झुककर हार मान लेता है, अपना सर झुका लेता है, वो उस मरे हुए मनुष्य के समान है जिस प्रकार डाली से झड़कर पुष्प सूख जाता है। आपने देखा होगा कि जब डाली से फूल नीचे गिरता है और सूख जाता है और मनुष्य के पैरों के नीचे रौंदा जाता है, उसी प्रकार बिना संघर्ष के मनुष्य का जीवन भी सूख जाता है। उसका कोई इतिहास नहीं जानता है।
अगर वो मेहनत करके उस सफलता तक नहीं पहुंचता है तो कोई उसे नहीं जानता। आपको याद होगा जब मैंने नवनिर्माण पढ़ाया था उस समय मैंने रतन टाटा जी का आपको उदाहरण दिया था। अगर रतन टाटा जी ने ये संघर्ष ना किया होता तो आज उनकी इस कहानी को कोई नहीं जानता। तो वही यहाँ पर भी बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। आइए आगे देखिए। इस संसार में वही जीवित रहता है या जीवित माना जाता है जो अपने लक्ष्य को छोड़कर कभी रुकता नहीं, जो व्यक्ति अपनी हार से समझौता नहीं करता, जिस मनुष्य के आगे बढ़ने के हौसले बुलंद है और जिसने अपनी मृत्यु पर भी विजय पा ली हो, वही जीवन की सच्चाई समझ सकता है। बहुत सुंदर बात यहाँ पर कवि हमारे कह रहे हैं। ये कहने की कोशिश वो कर रहे हैं कि अपने लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ना है, अपने पैर को रोकना नहीं है, हार से समझौता नहीं करना है कि आप असफल हो गए तो आपको लग रहा है नहीं अब मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, अपने हौसले को बुलंद रखो, आगे बढ़ने की जो आपने ठान ली है उसकी तरफ आगे बढ़ते रहो और आप मृत्यु पर भी विजय पा लेंगे। देखिए, जब इंसान को बुखार होता है तो अगर वो ये सोचेगा अरे हाँ मेरा बुखार और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, अरे मैं तो कमज़ोर हो रहा हूँ, मैं तो इस प्रकार से बीमार हो रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें सोचोगे तो आपका शरीर खुद ही कमज़ोर होता जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं मुझे कुछ हुआ नहीं है, हल्का सा बुखार तो है, मामूली सा बुखार तो है, ये ठीक हो जाएगा, तो आप अपने आप ही ठीक हो जाओगे। क्योंकि आपकी जो अंदरूनी आत्मा है, आपका जो वो अपने आपके मस्तिष्क पे जो विजय पा लिया है, वही यहाँ कवि भी कह रहे जीवन की सच्चाई वही है। जो मनुष्य ये चीज़ें समझ लिया है, बस समझिए कि बस यही उसका वास्तविक जीवन है। तो कवि आपको इन पंक्तियों में यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तितलियां हैं और दर्जी है और एक बूढ़ा आदमी है। आइए मैं इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अभी हमने जो कविता पढ़ा है उसमें कवि क्या बता रहे हैं। एक बार एक आदमी ने अपने बगीचे में एक तितली के कोकून यानी तितलियों का अंडा को देखा। वो उसे देखने लगा। उसने नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बना हुआ है। उसने देखा छोटी तितली उस छेद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी उस छेद से वो बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। वह कुछ समय के बाद शांत हो गई। उस आदमी को लगा जैसे उसने हार मान ली हो। इसीलिए उस आदमी ने उस तितली की मदद करने की उद्देश्य से एक कैंची उठाई और कोकून को छेद में बड़ा कर दिया, जिससे तितली तो आसानी से बाहर निकल गई। लेकिन ये हुआ कि तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल जाने के कारण उसका शरीर सूजा हुआ और पंख सूखे हुए थे। उस आदमी को लगा कि वो तितली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कुछ समय बाद ही वह मर गई। इसका उसे काफ़ी अफसोस हुआ। उस आदमी ने अपने बुजुर्ग को ये सारी बात बताई। बुजुर्ग ने बताया, असल में कोकून से निकलने की प्रक्रिया तो प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है जिससे ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ पाए और जिंदा रह सके। और तुमने उसकी मदद करके उसकी सामान्य प्रक्रिया को ही तोड़ दिया, जिसके कारण उसका ये हश्र हुआ। तो बेटा, कवि यही कहना चाहते हैं कि जीवन में संघर्ष ही हमें वो मजबूती प्रदान करता है जिससे हमें आगे बढ़ सके। क्योंकि यदि हम बिना संघर्ष के जीवन में हमें कुछ भी मिलेगा तो हम भी अपंग हो जाएंगे। यदि सफल भी हो गए तो ज़्यादा समय तक सफल नहीं रह पाएंगे। इसीलिए सतत संघर्ष करना है और संघर्ष के बाद आपको उस लक्ष्य को प्राप्त भी करना है। आइए अब हम देखते हैं स्वाध्याय। आप अपने समक्ष देख रहे होंगे कि आकलन दी गई है, कृति पूर्ण कीजिए।
कवि ने वास्तविक जीवन इसे कहा है। उत्तर दिया गया है, जो पथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत। दूसरी कृति आपके समक्ष प्रस्तुत है। संघर्ष को देख नत हुए व्यक्ति के विषय में कवि के विचार। कवि के विचार है, वह मृत हुआ जो वृंद से झरकर कुसुम। अब आपके समक्ष स्वाध्याय निरंतर जारी है। शब्द संपदा हम देख लेंगे। निम्नलिखित विलोम शब्द लिखिए। आपको जो दिया गया उसके विलोम शब्द लिखना है। तो जीत, हार, जीवित, मृत, चलना, रुकना, झूठ, सच। आइए अभिव्यक्ति देख लेते हैं। मनुष्य संघर्षों से विमुख हो जाते हैं। इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। यानी जो मनुष्य अपने संघर्षों से मुख मोड़ लेता है, अपने विचार उस पर लिखना है। जो पहले से ही हार मान लेता है, तो आपको अपने विचार इस पर लिखने हैं या आपको अभिव्यक्ति पूर्ण करनी है। आइए अब हम अगली पंक्तियों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैं कविता पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। बहुत सुंदर इन्होंने पंक्तियाँ दी है। आइए इसके भावार्थ को हम समझते हैं। कवि गुप्त जी इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि तुम ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारे प्राणों में कहीं भी स्थिरता रुकना पड़े। कह रहे हैं कि तुम ऐसे कार्यों को मत करो, ऐसे काम को मत करो जहाँ पर तुमको ठहरना पड़े, जहाँ पर तुम रुको नहीं, ऐसे कार्य मत करो। जो व्यक्ति जिस भी स्थान पर है वो सदैव चुपचाप अपने आप से ही लड़ता रहता है। कहते हैं मनुष्यों में ये कमी है कि मनुष्य जो है सदैव अपने आप से ही लड़ता है। ना तो वो शांत रहता है और ना ही अपने आप से वह थकता है। चाहे तुम्हारे रास्ते में कांटे चुभे या कलियां खिले, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे समक्ष क्यों ना हो, तुम्हें सदैव निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें रुकना नहीं है। जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त ना हो जाए, तुम्हें निरंतर ही आगे बढ़ते हुए चले जाना है। कहने का भाव ये है कि चाहे तुम्हारे रास्ते में मुसीबत आए, तुम्हें किसी भी दशा में हार नहीं माननी है। मनुष्य को किसी भी हालत में बिखरना नहीं है कि मुझसे ये नहीं होगा और तुम हताश होकर बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं। मनुष्य को इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि अपनी युवावस्था में कभी भी टूट ना पाए, क्योंकि युवावस्था का जो पड़ाव होता है बेटा वो बहुत नाजुक होता है। यहाँ इंसान बातों को कम समझता है, जहाँ मानसिक रूप से स्वस्थ रहना उसको ज़रूरी है। अपने जीवन में सांसारिक मोह माया यदि स्वयं से आत्मविश्वास टूट गया तो शायद जीवन के संघर्ष के सामने मनुष्य कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। वही जीवन का अंत उसका हो जाएगा। कवि कहते हैं कि संसार में वास्तविक सच ना तो मैं हूँ और ना तो तुम हो, बल्कि है तुम्हारा आत्मविश्वास। तुम्हारे आत्मविश्वास को तुम पर कायम रखो, क्योंकि अगर आत्मविश्वास एक बार बिखर गया तो फिर वापस से जोड़ा नहीं जा सकता है। तो संघर्ष करने के लिए ज़रूरी है कि आपको निरंतर बढ़ते ही जाना है। कविता के भावार्थ को हमने जो पढ़ा, मैं आपको इस कविता के भावार्थ में जो पंक्तियाँ आ रही हैं आपको मैं कहानी के माध्यम से ही उदाहरण समझाऊंगी, क्योंकि कहानी के माध्यम से जब मैं आपको उदाहरण समझाऊंगी तो आप इसके भावार्थ को बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो आइए आपके समक्ष आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक लड़की है जो सोच रही है और एक शेफ है जो उसके पिता हैं। तो आइए मैं कहानी आपको बताती हूँ कि इस पंक्ति में क्या बताने की कोशिश कवि ने हमें किया है। एक बार एक पुत्री ने अपने पिता से शिकायत करते हुए कहा कि मेरी ज़िंदगी बहुत दयनीय होती जा रही है पापा। एक समस्या खत्म होने के बाद एक समस्या आती ही जा रही है।
जिंदगी में समस्याएं लगातार आ रही है, मैं क्या करूं? उसके पिता मुस्कुराए, क्योंकि वो एक शेफ थे, जिंदगी वो बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने उसको रसोई में ले गए, 3 बर्तनों में पानी भरकर उसे गैस पे रख दिया। जब तीनों का पानी उबलने लगा, तब उसने एक बर्तन में आलू, दूसरे में अंडा और तीसरे में कॉफ़ी के बीज डाल दिए। और ऐसा करके उसकी बेटी और पिता दोनों उस क्रिया को देखने लगे। बेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद पिता ने गैस बंद कर दी और सभी को बारी बारी से कटोरी में निकालना शुरू किया। फिर कॉफ़ी को कप में निकाला। पिता ने पुत्री से पूछा, तुमने क्या देखा? बोली, आलू, अंडा और कॉफ़ी, और क्या? तब पिता के कहने पे पुत्री ने आलू को टच किया, जो कोमल हो गया था। अंडा भी अब उबल चुका था। फिर पिता ने पुत्री से कॉफ़ी की एक घूंट पीने के लिए कहा। पुत्री ने एक घूंट पी। स्वाद होने का कारण उसका मन प्रसन्न हो गया। उसके पिता ने इन सब का मतलब जानने की कोशिश की। तब पिता ने समझाया, आलू, अंडा एवं कॉफ़ी सभी को एक ही तरह की स्थिति मिली, गर्म पानी, लेकिन सभी की प्रतिक्रिया भिन्न थी। आलू के कठोर होने के बावजूद गर्म पानी से वह खुद ही कोमल हो गया। ऐसा ही कुछ अंडे के साथ हुआ, लेकिन जो कॉफ़ी के बीज थे वो यूनिक होने के कारण उस पानी में परिवर्तित होकर कुछ नया पदार्थ बना। उसी प्रकार बेटा, जब समस्या तुम्हारे पास आए तो आई हुई समस्या के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हें सफल बनाती है। या तुम खुद बदल जाओ या फिर परिस्थितियों को बदल दो, तब तुम सफल हो जाओगे। दोनों ही तुम्हारे हाथ में है। अर्थात ये हमें इस कविता से सीख मिलती है और ये बताने की कोशिश इस पंक्तियों में की गई है कि समस्या के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमेशा सफल और असफल मनुष्य को बनाता है, क्योंकि जब तक मनुष्य असफल नहीं होगा तब तक वो सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। आइए अब हम स्वाध्याय देख लेते हैं। आप अपने समक्ष स्वाध्याय देख रहे होंगे इस पंक्ति का, जहाँ संजाल पूर्ण कीजिए दिया है। आकलन आपके समक्ष है। युवा पीढ़ी को कवि का संदेश ये, जो भी परिस्थिति मिले, कांटे चुभे, कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान। अब आपको आ दिया है, कविता की पंक्ति को पूर्ण कीजिए। कहीं जड़ता रहे जो है जहाँ, चुपचाप आपको इन काव्य पंक्तियों को पूर्ण करके लिखना है, जो मैंने लिख दिया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द भी होता है। मनुष्य, व्यक्ति, यौवन, युवावस्था, जड़ता, ठहराव, कली, मुकुल, गुंजा। आइए अभिव्यक्ति देख लेते हैं। मानसिक रूप से मनुष्य को स्वस्थ रहना ज़रूरी है, इस पर अपने विचार लिखिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई मुसीबत, कोई बाधाएं आए तो उस समय हमें उस मुसीबत, उस बाधाओं में अपने मस्तिष्क पे संयम बना कर रखना है, यानी समझदारी से काम करना है। इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आपसे अलविदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।